नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आप सभी से वादा किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों के लिए एक टॉप 100 MCQ का सेशन लेकर आऊँगा। तो इस सेशन के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ गंवाए हुए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे। एक एक प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। 100 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। हो सकता है यहीं से डायरेक्ट प्रश्न आ जाए या फिर इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकता है, कुछ घुमा के। ठीक है, तो आ जाओ भैया। पहला प्रश्न आपके लिए ये है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया? इसका मतलब क्या है कि काव्य लक्षण क्या होता है? काव्य की परिभाषा होती है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तद्दोषो, जिसमें दोष ना हो, ठीक है, शब्द और अर्थ की समन्विति हो, जिसमें गुण हो और कभी कभी अलंकार हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी चलेगा। आपको पता है ये काव्य लक्षण आचार्य मम्मट का है, बहुत महत्वपूर्ण काव्य लक्षण है। दूसरा प्रश्न ये है, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में रचनाएं हैं, दूसरे में उनके रचनाकार हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हम यहां पर देखें तो सिंहावलोकन किसकी है? यशपाल की रचना है। जंजीरें और दीवारें किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है ना। और उसके बाद अगर आप इतना देख लोगे तो यहीं से आपको उत्तर मिल गया, है ना। क्या होता है, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका यही होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन चारों में से सिर्फ 2 आते हैं, तो भैया ऑप्शन किस लिए? एलिमिनेशन कर लेंगे इसका। तो बी का 4 और सी का 1 देख लो भैया कहां पर मिल रहा है। यहां देखो बी का 4 है लेकिन सी का 2 है, तो ये नहीं हो सकता। बी का 2 नहीं हो सकता, बी का 3 है, सी का 1 नहीं हो सकता। यहाँ देखो बी का 4 और सी का 1, यही तो हमको देखना था। तो ऑलरेडी हमको आंसर मिल गया, ए का 3 और डी का 2। ए का 3 यानी मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क का हो गया। ये और वे आप देखोगे जैनेन्द्र कुमार की रचना होगी। तो सही आंसर ऑप्शन डी। अगला देखो, अगला प्रश्न ये है, शब्द हैं और आगे उनकी संधि दी गई है। संधि से प्रश्न है। शब्द है अन्वेषण, पवित्र, जलौध और विरोचित, और आगे संधियां दी गई हैं। तो हमको क्या करना है? हमको भैया इनका संधि किसकी कौन सी है इसका मिलान करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इनमें एक शब्द आपको दिख रहा होगा, वो शब्द है अन्वेषण। अगर आप यहां पर देखो तो अन्वेषण कैसे बनेगा? अनु प्लस एषण। अब आपको पता है यण संधि में क्या होता है, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री की जगह यावारा हो जाता है, तो ऊ की जगह वाह हो जाएगा। तो यहां पर अन्वेषण हो गया। तो ए में हो गई यण संधि, है ना। पवित्र में आपको पता है पो प्लस इत्र पवित्र, अयादि संधि हो गई। जल प्लस देखो वीर प्लस उचित वीरोचित गुण संधि हो गई, और जलौध में वृद्धि संधि हो गई। तो यहां से आप ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो ए का 2 यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, तो ये तो 2 हो नहीं सकते। अब देखो ए का 2 के साथ बी का 1 होना चाहिए, तो यहां बी का 4 ये नहीं हो सकता। यहां आंसर हमारा मिल गया। ऐसे हमको आंसर निकाल लेना है। अगला देखो, अगला नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है यानी असर्शन है, और दूसरा कारण यानी रीजन है। अभिकथन ये कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया, और कारण यह है कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अब ध्यान से देखो भैया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था, कलाकाल नाम नहीं दिया था। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था, तो ए तो गलत हो गया। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, बिल्कुल कहा है, और उसको फिर 2 खंडों में बांटा, पूर्वालंकृत उत्तरालंकृत। तो ये बात सही है, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ए असत्य नहीं है, सॉरी ए जो है वो गड़बड़ है भाई। यहां पर देखो ऑप्शंस में गड़बड़ है थोड़ा, तो ए तो गलत हो गया ऐसे ही, और आर जो है वो सही है। तो यहां देखो आर तो सत्य है, लेकिन कह रहे हैं कि ए असत्य नहीं है। ऐसा नहीं, ए जो है वो असत्य है, ठीक है, इसको यहां पर ठीक कर लो। ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ठीक है। ए सत्य हो नहीं सकता, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन नहीं हो सकते, है ना। थोड़ा सा ऑप्शन को हमने चेंज कर लिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किसकी बात है? कबीरदास की है। तो ए का 3 कहां पर मिलेगा? 2 जगह मिल रहा है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। बी का 2, बी का 2 देखो यहां पर मिल रहा है, उत्तर तुम्हारा मिल गया। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, जायसी अपने पद्मावत में लिखते हैं, और द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी तुलसीदास लिखते हैं। तो हमारा यहां पर ये देखो ऐसा मिल गया। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द से क्या आशय है? अब देखो ध्यान से, जो वल्लभाचार्य ने अपना पुष्टि मार्ग
जो है निकाला था, उस पुष्टि मार्ग में पुष्टि का मतलब क्या है? पुष्टि का मतलब है भगवान के पोषण पर, भगवान के अनुग्रह पर रहना। तो पुष्टि का मतलब अनुग्रह। अगला प्रश्न क्या है? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष। आपको पता है कि नई कविता जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष 1954 में जगदीश गुप्त करते हैं, और यहीं से कुछ विद्वान नई कविता की शुरुआत मानते हैं, जबकि आपको पता है नई कविता की शुरुआत द्वितीय सप्तक से 1951 में हो गई थी। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? कितनी बार आपको मैंने बताया कि सरहपा को माना है। सरहपाद भी हो सकते हैं, सरहपा हो सकते हैं। सरहपा की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोहा कोश, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नकटौरा उपन्यास की लेखिका कौन है? अब देखो, नकटौरा उपन्यास जब हम पढ़ रहे थे महिला उपन्यासकार, तो उनमें हमने देखा था चित्रा मुद्गल जो है ये नकटौरा उपन्यास की लेखिका हैं, और ये प्रश्न 2024 के एग्जाम से पूछा गया है ना। आप यहाँ पर देखोगे जो पिछले एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे JNU हो, DU हो, BHU हो, या फिर आपका CUET हो, यहाँ से जो टॉप प्रश्न है उनको उठाकर मैंने ये 100 प्रश्न बनाए हुए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देसिल बाना सबजन मिठा तम तैसन जपमाओ अब हट्ठा, ये बात कौन कहते हैं? ये बात आपको पता है, विद्यापति कहते हैं, है ना, कि देसी वाणी जो है भैया वो सबसे मीठी है ना, इसीलिए तो मैं उसकी पूजा करता हूँ। यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण बताएं। देखो मतैक्य, मैंने आपको बताया था वृद्धि संधि की क्या पहचान? दो मात्राएं एक समान, तो इसमें वृद्धि संधि है। सुर प्लस ईश सुरेश, यहां पर क्या हो गया? यहां पर गुण संधि हो गई। रजनी प्लस ईश रजनीश, यहां पर दीर्घ संधि हो गई। लेकिन अति प्लस आचार अत्याचार, तो ई के बाद कोई असमान स्वर आया, उसकी जगह या हो गया, यण संधि हो गई। फिर क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखो ध्यान से, बादल की मृत्यु आपको पता है रामकुमार वर्मा की एकांकी है ना। उसके अलावा परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी का ग्रंथ है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती का है, और काठ का सपना मुक्तिबोध का है। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, देखो यहीं पर मिल गया, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। अगर आपको 2 भी पता है तब भी यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। एलिमिनेशन मेथड आपका यहां पर काम कर जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? आपको पता है कि आचार्य वामन कहते हैं लोक विद्या प्रकीर्ण से काव्यांग्यानि, तो आचार्य वामन काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर काव्योग लिखा हुआ है काव्यांग, तो आचार्य वामन जो है वो काव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु लज्जय जमतु वयंसियहु जय भग्गा घर एंतु, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं, और एक स्त्री है वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, भला हुआ, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, कि हे बहन, भला हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। लज्जेजम तु वयंसियहु जय भग्गा घर एंतु, अगर वो युद्ध का मैदान छोड़कर भागकर घर आ जाता तो मैं लज्जा के मारे जी नहीं पाती, है ना, कैसे मैं अपना मुंह दिखाती लोगों को। तो ये पंक्ति जो है वो हेमचंद्र की है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किस विद्वान का है? जब हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल तब हमने वहां पर आपको बताया था कि ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, है ना। चलो अगला, प्राकृत व्याकरण के लेखक का नाम क्या है? अब आपको पता है प्राकृत व्याकरण जो है उसका नाम क्या है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। और सिद्ध हेम शब्दानुशासन जिसको प्राकृत का व्याकरण कहते हैं वो हेमचंद्र ने लिखा था, और इसीलिए हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है ना। ठीक है भैया, अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आगे उपन्यासकार दिए गए हैं और उसके सामने उपन्यास दिए गए हैं, हमको उपन्यासों को उपन्यासकार से मिलाना है। तो आप देखो, मुर्दों का टीला किसका है? रंगे राघव का है। अब अगर तुमको मान लो तुमको 1 ही आ रहा है तो कैसे निकालोगे? बी का 3 तुमको ढूंढना है। कहां पर बी का 3 मिलेगा? देखो ध्यान से, बी का 2 नहीं हो सकता, बी का 1 नहीं हो सकता, बी का 1 नहीं, एक ही जगह मिल रहा हो, तुम्हारा आंसर भी निकल आया। ए का 2 श्यामा स्वप्न किसका है? जगमोहन सिंह का है, बहुत बढ़िया। परख तुमको मालूम है किसका है? जैनेन्द्र का है, तो देखो डी का 1 और बचा क्या? सी का 4 सोना और खून आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। अगला देखो, किस रीतिकालीन कवि ने अभिधा को उत्तम माना है? अब याद करो, जब काव्यशास्त्र पढ़ रहे थे, जब हम रीतिकाल पढ़ रहे थे, तो लगातार हमने ये पंक्ति आपको बताई थी। देव क्या कहते हैं? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी का नवीन। तो किसने कहा? देव ने कहा।
ये प्रश्न 2 बार CUET PG 2024 के एग्जाम में रिपीट हुआ था। अगला फिर से मिलान करना है। अब यहां पर देखो, सूची 1 में रीतिकाल के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके नामकरण करने वाले लोगों का नाम दिया गया है। तो देखो, रीति काव्य किसने कहा? जब हम पढ़ रहे थे तो रीति काव्य ग्रियर्सन कहते हैं। अब मान लो तुमको एक ही आता है तो ए का 4 देखो कहां मिल रहा है, 2 जगह मिल रहा है, तो चलो 2 हट गए। अब तुमको पता है अलंकृत काल मिश्र बंधु कहते हैं, तो बी का 1। अब देखो बी का 1 यहां पर मिल रहा है ना, यहां पर नहीं मिल रहा, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया। कलाकाल कौन कहता है? रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं, और रीतिकाल आचार्य शुक्ल कहते हैं। आंसर मिल गया। कितना आसान है भाई। अगला देखो, अगला है मिश्र बंधु विनोद का पहला भाग किस सन में प्रकाशित हुआ था? अब आपको पता है मिश्र बंधु यानी मिश्रा एंड ब्रदर्स, ये 3 भाई थे। कौन कौन? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद, जिसमें लगभग 5000 यानी 4591 कवियों को इन्होंने सम्मिलित किया था। इसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में आया था। तो क्या पूछ रहे हैं? पहला भाग 1913 में, दूसरा भाग भी, तीसरा भाग भी 1913 में, चौथा 1937 में आया था। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी के नाम से किसने संपादित किया है? अब याद करो, हिंदी में जिस व्यक्ति ने पहली PhD की थी, क्या नाम था? पीतांबर दत्त बड़थवाल। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी के नाम से संपादित किया है। श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार बहुत महत्वपूर्ण रचना है। किसकी है? श्रावकाचार देवसेन की रचना है ना। इसके अलावा आप देखोगे इनकी रचनाओं को याद करने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी आदत भानसा, है ना, ये बताई थी मैंने, आदत भानसा, है ना। तो आराधना सार, दर्शन सार, तत्व सार, भाव संग्रह, ना से नय चक्र, नय चक्र में लघु नय चक्र, वृहद नय चक्र, और सा से सावय धम्म दोहा, है ना। तो इसकी भी हमने बात की थी। उसके अलावा आपको याद होगा इनकी एक रचना थी दव्य स्वभाव पयास, यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, जिसका प्राकृत में अनुवाद जो है, प्राकृत में रूपांतर इनके शिष्य माइल धवल ने किया था। इसकी भी बात हमने की थी। अगला, जंभनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की? अभी आप देखोगे इस संप्रदाय के एक व्यक्ति हैं, काफी ज्यादा चर्चा में रहे, है ना, विष्णुई संप्रदाय जो है, विष्णुई संप्रदाय। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर जो है उसको आप विष्णुई कर लो, विष्णुई संप्रदाय या फिर विष्णुई संप्रदाय ऐसे लिखा होता है। तो जंभनाथ जो थे वो इसके प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न ये है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? अब देखो ध्यान से, जो दक्षिण के वैष्णव संत हैं, दक्षिण के वैष्णव संतों की संख्या 12 है और इनको आलवार कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण के जो शैव हैं इनकी संख्या 63 है और इनको नयनार कहते हैं। इन आलवारों में आप देखोगे आलवार आंडाल काफी महत्वपूर्ण है, उनको गोदा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण की मीरा कहते हैं उनको। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा, ये जो है वो किसकी रचना है? तो आपको पता है धनपाल की रचना भविष्यत कहा या भविष्यत कथा। रास पंचाध्यायी बहुत महत्वपूर्ण है, नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी, याद रखना। विज्ञान गीता याद करो भैया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब केशवदास की रचनाएं हैं, है ना। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? आपको पता है चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो है अचिंत्य भेदाभेदवाद, है ना। कौन सा है? अचिंत्य भेदाभेदवाद। छत्रसाल दशक याद करो, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक याद करो, शिवा को बखानों की बखानों, छत्रसाल को लिखने वाले याद करो। इंद्रजिमी जंभ पर, बाडव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं, पौन बारी बाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर, राम द्विजराज हैं, दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, तेज तिमी अंश पर, कान्हजिमी कंस पर, और त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज हैं। किसने लिखा था? महाकवि भूषण ने लिखा था। अब आपको पता है चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर ये 4 भाई थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? अगर आचार्य शुक्ल के हिसाब से देखें तो वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रमी, भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 विक्रमी, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी। तो ध्यान रखना संवत 1700 से 1900 विक्रमी।
अब आप ध्यान रखना, कई बार आपको घुमाने के लिए एग्जाम में ना संवत को ईस्वी में बदल देंगे और लिख देंगे 1700 से 1900 ईस्वी, और आप ध्यान दोगे नहीं, आप संवत की जगह ईस्वी पे टिक कर दोगे, है ना। तो जब भी संवत से ईस्वी बनाना है 57 घटा लेना, ईस्वी से संवत में जाना है तो 57 जोड़ लेना। कवित्त रत्नाकर, आपको पता है ऋतु वर्णन रीतिकाल में बड़ा बेहतरीन इन्होंने किया। आचार्य शुक्ल इनके ऋतु वर्णन की काफी तारीफ करते हैं। कौन है? सेनापति। औचित्य संप्रदाय, बताओ औचित्य संप्रदाय, आपको पता है हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत 6 संप्रदाय आते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन हैं, अलंकार संप्रदाय के भामा हैं, औचित्य के कौन है? क्षेमेंद्र हैं, है ना, रीति के वामन हैं और वक्रोक्ति के कुंतक हैं। रजनीगंधा फिल्म किस रचनाकार की रचना पर आधारित है? अब आपको पता है मन्नू भंडारी की एक कहानी थी, मन्नू भंडारी की कहानी थी, कहानी का नाम था एक कहानी यह भी, सॉरी यही सच है, यही सच है। एक कहानी यह भी तो उनकी आत्मकथा है। यही सच है मन्नू भंडारी की एक कहानी है, और इस कहानी पर आप देखोगे रजनीगंधा फिल्म बनती है। जो गाना है रजनीगंधा फूल तुम्हारे, वो इसी मूवी में आती है। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें आप देखोगे संजय है, निशीत है, इरा है ना, और दीपा है। इसी में आप देखोगे कुछ पंक्तियां हैं कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया गया प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताओ कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? याद है भैया? ठीक है। प्रवासी की डायरी किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी है 4 भागों में। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आप ऐसे याद कर लेंगे KNBD, है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक, ये क्रम है इनके आत्मकथा के जो 4 खंड हैं उनका, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इनमें से निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? यादें यूरोप की, चीड़ों पर चांदनी, एक बूंद सहसा उछली, रूस के 46 दिन। तो देखो ध्यान से, चीड़ों पर चांदनी जो है वो निर्मल वर्मा की रचना है। सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर को तेज, ये कथन किसका है? कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। और कौन अच्छा बोल सकता है बताओ? इसको सुनने के बाद थोड़ा सा व्यंग्य की बात आ रही है, और हास्य व्यंग्य प्रताप नारायण मिश्र काफी बेहतरीन किया करते थे। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु ने अपनी किस पुस्तक में लिखा था? आपको पता है भारतेंदु ने कालचक्र बनाया था। उस कालचक्र में दुनिया की जो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं उनको उन्होंने क्रम से लिखा था। तो उसी में कालचक्र में इन्होंने ये नोट किया था, हिंदी नए चाल में ढली, सन 1873 ईस्वी। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये काव्य लक्षण जो है वो किसका है? बताओ भाई। जगन्नाथ, जयदेव, दंडी या विश्वनाथ? तो आपको पता है जगन्नाथ का है। विश्वनाथ क्या कहते हैं? बताओ, कमेंट करके फटाफट बताओ। विश्वनाथ जो हैं वो क्या काव्य लक्षण देते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। आप देखोगे जब काफी उर्दू के साथ की हिंदी प्रयोग होने लगी, यानी हिंदी में जब उर्दू का पुट काफी ज्यादा आने लगा, तब मुंशी सदा सुखलाल इस बात से चिंतित हुए और उन्होंने कहा कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। आप देखोगे ये अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये पंक्तियां लिखी थी। तो अमीर खुसरो। अगला, पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन जो है वो किसकी रचना है? आपको ये बताना है। आलोक धनबा, मंगलेश डबराल, अरुण कमलिया, लीलाधर मंडलोई। तो मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। नीला चांद बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का, और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब देखो, निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। कहानी दी गई है, ध्यान से देखो। 11 वर्ष का समय, प्लेग की चुड़ैल, एक टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली। अब अगर हम इसको क्रम से लगाएं तो आप देखोगे एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और आप देखोगे ये माधवराव सप्रे की कहानी है। तो नंबर 1 पर तो ये आ जाएगी। प्लेग की चुड़ैल नंबर 2 पर आएगी, क्योंकि 1902 में प्लेग की चुड़ैल जो है ये आप देखोगे इसका प्रकाशन हुआ था। आचार्य शुक्ल की ये कहानी है 11 वर्ष का समय, ये 3 नंबर पर आएगी, और ये 1903 में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली आप देखोगे ये 1907 में प्रकाशित हुई थी।
तो भैया हमको क्रम मिल गया। सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी, फिर प्लेग की चुड़ैल, फिर 11 वर्ष का समय और फिर धुलाई वाली। ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो गया, है ना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला प्रश्न, अपने अपने पिंजरे किस लेखक की आत्मकथा है। आपको पता है एक दलित आत्मकथा है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो किसकी है? मोहनदास नैमिष-राय की है। इसके अलावा एक और दलित आत्मकथा है जो है मुर्दहिया। किसकी है? डॉक्टर तुलसीराम की है। और मुर्दहिया का अगला जो पार्ट है वो है मणिकर्णिका, तो वो भी उन्हीं की है। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? बंग महिला का वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष, है ना। धुलाई वाली कहानी इन्हीं की है। चंद्रदेव से मेरी बातें भी इन्हीं की कहानी है। निर्मल वर्मा की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निर्मल वर्मा ने एक रचना लिखी थी कौवे और काला पानी। कौवे और काला पानी पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये देखो। इसके अलावा आप देखोगे परिंदे इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, वो भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। एक पति के नोट्स उपन्यास के रचनाकार कौन है? एक पति के नोट्स जो हैं वो है महेंद्र भल्ला। और इसी पर एक और रचना है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स जो है वो रचना किसकी है? ममता कालिया की है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। परिंदे कहानी अभी हमने बात की थी, देखो निर्मल वर्मा। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ये कथन किसका है? आप देखोगे एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। इस उपन्यास की भूमिका की पहली लाइन जो है वो आप देखोगे यही है। क्या है? कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है अज्ञेय का। गोबर पात्र का संबंध किस उपन्यास से है? याद करो भैया, हम पढ़ रहे थे जब उपन्यासों में हमने बात की थी किसकी? गोदान की। कब आया था? 1936 में। 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। इस गोदान का एक पात्र था होरी। होरी की पत्नी है धनिया। होरी का एक बेटा है गोबर। गोबर की पत्नी का नाम है झुनिया। इसी में आप देखोगे मेहता होते हैं, मालती होती है ना, राय साहब होते हैं। दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर इस्लाम नहीं होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अरे भैया ध्यान करो, ये बात आचार्य शुक्ल थोड़ी कहते हैं, ये बात आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं, तो ये तो बात गलत हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि भक्ति युग में देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। ये भी गलत है, स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। पहले वाली बात द्विवेदी जी कहते हैं और बाद वाली बात शुक्ल जी कहते हैं, और यहां पर क्या हो गया? उल्टा कर दिया। दोनों गलत हैं, दोनों कथन एक तथा कथन दो गलत हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह संवाद किस पात्र का है? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। नाटक का नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक की शुरुआत आप देखोगे, उसमें स्कंदगुप्त टहल रहा होता और ये सोच रहा होता कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो ये भी ध्यान रखोगे, स्कंदगुप्त कहता है और नाटक स्कंदगुप्त ही है। ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? आप देखोगे ऋण जल धन जल जो है वो रेणु की रचना है और ये रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज है। अगला, वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया था? आप देखोगे वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था। किस किस को? राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल और एक और व्यक्ति, कौन? इन्हीं हथियारों से लेखक। इन्हीं हथियारों से के लेखक कौन थे? अमरकांत। तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, बी और सी दोनों को। इसके अलावा अमरकांत की एक रचना दोपहर का भोजन काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा सप्तक का कवि कौन है? अब आप याद करो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। हमारा जो तार सप्तक है उसके कवियों को याद करने की ट्रिक क्या थी? उसके कवियों को याद करने की ट्रिक थी रामू माने गिरि भारत, मतलब अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? आपको बताया था कि नरेश भवानी सिंह ने धर्म के लिए हरि, रघु और शकुंतला की पूजा की।
क्या किया? नरेश भवानी सिंह ने धर्म के लिए हरि रघु और शकुंतला की पूजा की। नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, है ना, केदार आप देखोगे सिंह से वासुदेव सिंह, है ना, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर। ठीक है, तो क्या हो गए ये हमारे, सॉरी ये सिंह से शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, ये आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरे सप्तक को याद करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने कहा था आप याद कर लेना कि प्रयाग कीर्ति के मद में, प्रयाग कीर्ति के मद में कुंवर सर्वेश्वर दयाल की विजय हुई। तो यहां से कैसे याद करोगे? यहां से आप याद करोगे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण शाही। अब ये पूछ रहे तीसरा सप्तक का कवि कौन है? देख लो भैया, प्रयाग नारायण त्रिपाठी है कहीं? नहीं है। कीर्ति चौधरी है? नहीं है। मदन वात्स्यायन है? बिल्कुल है, ये देखो ये भी है। केदारनाथ सिंह है? बिल्कुल है। कुंवर नारायण है? बिल्कुल है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? नहीं है। विजय देव नारायण शाही? ये भी है। तो ए बी सी और डी, ये चार लोग हैं, केवल ए बी सी और डी। शमशेर नहीं है। शमशेर जरा देखो, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, सिंह से शमशेर बहादुर सिंह, तो ये दूसरे सप्तक के हैं। ऐसे आप यहां से ये चीज निकाल सकते हो। अगला देखो, 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवार, है ना। अब आपको बताना है ये जो पंक्तियां हैं वो किस ग्रंथ के निर्माण काल से संदर्भ में कही गई हैं? तो आपको याद है बीसल देव रासो, इसके रचनाकार हैं नरपति नाल, वहां से हैं। अब पत्रिकाएं और संपादक मिलाने उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर थे, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट थे, हरिश्चंद्र चंद्रिका के हरिश्चंद्र ही थे, आनंद कादम्बिनी के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध थे। तो ए का 4 और बी का 3 जहां पर भी मिल जाए ये उत्तर हो गया हमारा। अगला देखो, कौन सा उपन्यास थर्ड जेंडर को आधार बनाकर लिखा गया है? आपको पता है मैंने एक बताया था, नीरजा माधव ने यमदीप लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण है थर्ड जेंडर पर। और दूसरा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल का है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में आप रखेंगे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में काशी में बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर की थी, याद है ये, है ना। अगला, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत महत्वपूर्ण कहानी, हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जो फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति शैली पर लिखी गई है। 1915 में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक, और इस कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र आपको पता है, लहना सिंह। त्याग, प्रेम और समर्पण आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। परमाल रासो के आला खंड को जो है, परमाल रासो था, उसका आला खंड को किस रूप में प्रकाशित किसने किया था? आला खंड के रूप में, यह प्रश्न है कि परमाल रासो को आला खंड के रूप में किसने प्रकाशित किया था? कर्नल टॉड, चार्ल्स एलियट, वूलर या ग्रियर्सन? आपको पता है फर्रुखाबाद के तत्कालीन मजिस्ट्रेट जो थे चार्ल्स एलियट, उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपको पता है जो राम भक्ति शाखा है उसमें रसिक संप्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति अग्रदास हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सी रचना दादू दयाल की नहीं है? तो देखो, अंगवधु हरडेवाणी दादू दयाल की है ही है, काया बेली भी दादू दयाल की है, ज्ञान बोध जो है ये मलूक दास की रचना है, तो ये जो है वो इनकी नहीं है। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है, चित्रलेखा है, भूले बिसरे चित्र है, टेढ़े मेढ़े रास्ते है कौन सा नहीं? वैशाली की नगर वधू, ये किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, ये आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहां मिलता है? जब हम पढ़ रहे थे बीसल देव रासो, तब हमने वहां पर बात की थी कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इस बीसल देव रासो में हमको मिलता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड आपको पता है यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है जो 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित होता है, और इसका संपादन पंडित जुगल किशोर करते हैं। क्योंकि 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन होता है, इसलिए आप देखोगे हम प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी का पहला पत्र जो है वो 30 मई को निकला था। खंजन नयन उपन्यास किस कवि के जीवन पर केंद्रित है? मानस का हंस तुलसीदास के ऊपर अमृतलाल नागर ने लिखा, और खंजन नयन सूरदास के ऊपर
उन्हीं ने लिखा, अमृतलाल नागर ने। कौन सी कहानी भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? भारत विभाजन पर आधारित कौन सी कहानी नहीं, ये बताना है। तो देखो सिक्का बदल गया, ये कहानी आप देखोगे ये भारत विभाजन पर है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है, ये भी भारत विभाजन पर है। लेटर बॉक्स अज्ञे की कहानी है, ये भी भारत विभाजन पर आधारित है। वापसी कहानी है उषा प्रियमवदा की, ये आप देखोगे ये विभाजन पर आधारित नहीं है। पहेली नामक हिंदी फिल्म किस कहानी पर आधारित है? एक कहानी थी दुविधा, इस दुविधा पर आप देखोगे पहेली नामक फिल्म बनी थी। लहना सिंह किस कहानी का पात्र? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, उसने कहा था जो कहानी थी उसमें लहना सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, लपटन साहब। उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य किसने कहा था? विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा था। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, ये बात कौन कहता है? ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। पंडिय साल सत्य बखाणे देहि बुद्ध बसंत न जाने, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? कि सभी लोग क्या कहते हैं, है ना, ईश्वर की महिमा का बखान करते रहते हैं, सभी संत ईश्वर की महिमा का बखान करते रहते हैं, लेकिन हमारी देह में ही ईश्वर का निवास है, ये उनको पता ही नहीं है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात सरहपा कहते हैं। प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आप देखोगे प्राकृत पेंगलम जो है वो लक्ष्मीधर शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? लक्ष्मीधर शर्मा ने। तो आप यहां पर देखोगे इसमें 4 लोग हैं, 4 लोगों की रचनाओं का संकलन है, ठीक है। कौन 4 लोग हैं? विद्याधर, जज्जल, बब्बर और शारंगधर, 4 लोग हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित कार्य छार भय मुठी, ये जो पंक्तियां हैं जायसी की पद्मावत से हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियां जो है निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, 1942 है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बूंद और समुद्र किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। किसकी है? अमृतलाल नागर की। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस लेखक की कृति है? बताओ भैया। सुरेंद्र वर्मा की। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण कृति है मुझे चांद चाहिए, वो भी ध्यान में रखेंगे आप। दूसरी परंपरा की खोज, इस पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, छायावाद, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। अंधा युग, अंधा युग आपको पता है धर्मवीर भारती का नाटक है, एक गीति नाट्य है, 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित ये नाटक है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां हैं, जैसे नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय उसे हर पल बनाता और मिटाता है, और जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। शुक्ल जी के निबंध संग्रह विचार वीथी का परिमार्जित संग्रह क्या है? आपको पता है आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह विचार वीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था, जो बाद में 1939 में चिंतामणि भागीक के नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया? आप देखोगे काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में करते हैं। शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको पता आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। प्राकृत पेंगलम में संकलित कवि नहीं है। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया था प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर शर्मा इसके लेखक हैं, संकलन करता है। इसमें 4 व्यक्ति हैं, विद्याधर, जज्जल, बब्बर और शारंगधर, ये 4 हैं। तो जज्जल हैं, विद्याधर हैं, बब्बर हैं, विद्यापति नहीं है। तो कौन नहीं है? विद्यापति नहीं है, यही तो पूछा है। अगला प्रश्न ये है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये पंक्तियां किसकी हैं? पंत जी की हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है? जब हम उपन्यास पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि गोदान जो है ये ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहलाता है। संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपको नेट में भी इसको पढ़ना होगा, तो एग्जाम के बाद आप इसको पढ़ सकते हो। दोपहर का भोजन,
हमने बात की थी इन्हीं हथियारों से दोपहर का भोजन अमरकांत की रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध का रचयिता कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे आपको पता बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था और इसमें इन्होंने लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि किसको संबोधित करके लिखा। कविता के नए प्रतिमान, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, छायावाद, नामवर सिंह इसके लेखक हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास देश विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया है? परख, झूठा सच, परिशिष्ट या फिर नदी के द्वीप? झूठा सच हमने देखा था, 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था और ये विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप अभी थोड़ी देर पहले मिलान में भी देखा था, बालकृष्ण भट्ट थे। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रों का संपादन किया था, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका जिसको हरिश्चंद्र मैगजीन कह भी कहते हैं, और बाला बोधिनी। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्र का संपादन किया था। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किस आचार्य का कथन है? आपको पता है, आचार्य भामा कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किसने माना है? जब भक्ति आंदोलन की हम लोग बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं। प्रयोगवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा जिस व्यक्ति ने कहा था, उन्हीं ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का भी इस्तेमाल किया था, नंदुलारे वाजपेयी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, है ना। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और निर्मला मुंशी प्रेमचंद। तो ए का 3 और बी का 1 जहां भी मिल जाए वही हो गया हमारा। ये देखो अगला प्रश्न, फिर मिलान करना। बालकृष्ण भट्ट, तो इनका एक निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नामक निबंध लिखा था। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां, और वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वीपुत्र। तो ए का 3 बी का 4 जहां पर भी मिल जाए यही हमारा उत्तर हो गया। ये देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चीफ की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की है ना। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की है। तो यहां से मिलान कर सकते हो, बी का 1 सी का 4 जहां पर भी आपको दिख जाए बी का 1 सी का 4 यही हो गया। तो परिंदे पढ़ ही चुके हैं, निर्मल वर्मा की है। बची कौन सी? पार्टीशन स्वयं प्रकाश की। हो गया उत्तर। और अंतिम प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है ना। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुष लिखा, तो ए का 3 कहां मिल गया? यहां मिल गया, उत्तर भी सीधे मिल गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखा। बालकृष्ण भट्ट ने नई रोशनी का विष लिखा। और शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल लिखा। जानकी मंगल हिंदी का पहला मंचित नाटक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारे कुल मिलाकर 100 प्रश्न थे जिन पर हमने बात की, टॉप 100 MCQs है ना। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी रहेगी, और अगर यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न नहीं बना तो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ रिलेट करके आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 100 MCQ का एक सेशन भी कर लिया। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और एकदम कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दीजिए। आप पूरे विश्वास में रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो आपको रहना पड़ेगा कि हाँ भैया हमने जो कुछ भी पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, एग्ज़ाम में जाएंगे तो हम करके आएंगे प्रश्न को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।